बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम ये कुछ सवालात देखेंगे। चार सवालात हमें दिए गए थे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है बेसिकली ना। क्योंकि इसकी जो थ्योरी है ना वो ज़्यादातर हमने डिस्कस कर ली है किसके अंदर, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, तो एज वी प्रोसीड फॉरवर्ड तो आप देखेंगे कि इसकी ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो इसकी कैलकुलेशन भी एक्चुअली हम सीख चुके होंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो है स्टेटमेंट को पढ़ना, और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये सबसे पहले पता करना कि क्या हम एज अ कंपनी लोन दे रहे हैं या लोन ले रहे हैं। तो देखो इसमें मैं इजी करके बताता हूँ कि अगर लिखा हुआ है ना कि अ कंपनी लोन्स, तो मतलब कि कंपनी लोन दे रही है, उसके पास से कैश जा रहा है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, लिहाजा वो उसका फाइनेंशियल एसेट है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर लिखा हुआ है कि अ कंपनी इशूज, कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएगी। इशू करने का मतलब है कि लोन लेना। तो जब आप लोन लेते हैं तो आपकी लाइबिलिटी होती है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो आप दें। ठीक है, तो अगर ये लिखा हो अ कंपनी लोन्स, तो इसका मतलब है कंपनी लोन दे रही है और वो उसका फाइनेंशियल एसेट है, वो उसे इंटरेस्ट इनकम जनरेट करके देगा। अगर ये लिखा हुआ है कि अ कंपनी इशूज, तो इसका मतलब है वो लोन ले रही है। सही है। और अगर ये लिखा हुआ है कि अ कंपनी परचेजेस लोन नोट्स, अ कंपनी परचेजेस लोन नोट्स, तो इसका भी यही मतलब है कि लोन नोट्स परचेज करने का क्या मतलब है। लोन नोट्स परचेज करने का मतलब है कि कैश आपके पास से जा रहा है ना, तो आपने लोन नोट्स को परचेज किया है, तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपका फाइनेंशियल एसेट है। तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन जनवरी 1 2001 अ कंपनी लोन्स 10 मिलियन एट 5%। ठीक हो गया, कंपनी लोन्स इसका मतलब है कंपनी लोन दे रही है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट ये क्या है हमारा, ये फाइनेंशियल एसेट होगा, क्योंकि ये हमें क्या जनरेट करके देगा, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, देन द लोन विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ 3 years एट 11 मिलियन। ठीक है, ये रिडेम्पशन वैल्यू इसकी दी हुई है 11 मिलियन। सही है। The effective interest rate is 8.08. This rate is applied to outstanding balance each year to calculate the interest income to be recognized in the statement of profit or loss. ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें ये करना है कि ईयर एंड की एंट्रीज बनानी है। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैम वाला सवाल है वही है। और इसके अंदर नीचे मैम ने कॉलम्स दिए हुए थे, वो मैंने यहाँ कॉपी नहीं किए जर्नल एंट्रीज के, क्योंकि ये फिर इसमें जगह कम पड़ जाती ना, दैट्स वाई। तो देखो इसका यही सेम अमोर्टाइजेशन टेबल है। ठीक है, ये 10 मिलियन का जो लोन है ना, इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड होगा ग्रेजुअली, सब्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली ऐड होगा 3 सालों में, और ये ऐड अप होके 11 मिलियन बनाएगा यहाँ पर इस सेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आज की डेट में जो हमने लोन दिया है उसको हम लिखते हैं 10,000। ठीक है, ईयर जीरो पर तो कोई इफेक्टिव रेट कुछ नहीं लगता ना, ये हमारे पास यहाँ आ गया। देन ईयर वन का जो बिगिनिंग बैलेंस है दैट वुड बी द एंडिंग बैलेंस ऑफ ईयर जीरो। सही है ना। अफेक्टिव रेट कितना है, अफेक्टिव रेट लगता है 8.08%। ठीक है, यानी ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ ईयर है इसका 8.08% हमारे पास क्या है, अफेक्टिव रेट है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है ना वो आएगी ये। तो यहाँ पर मैं अगर इसको अफेक्टिव रेट को काट के टोटल इंटरेस्ट इनकम लिख दूं तो ये बिल्कुल ठीक होगा। सही है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमने रिसीव कितना कर लिया है, इसको कैलकुलेट किया जाता है द लोन अमाउंट, ये जो ईयर जीरो पर था। ठीक है, लोन अमाउंट, इसको मैं एक्चुअली फिक्स कर देता हूँ, लोन अमाउंट टाइम्स 5% ना, क्योंकि जितने पे हमने लोन इशू किया होता है वो हमारा यहाँ पर ये वैल्यू आती है। तो सिंस ये हमने रिसीव कर लिया है तो मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ 0.05। ठीक है,
ये हमारे पास 5000 आ गया। इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करके नीचे लेके जाता हूँ, ये हर साल सेम होगा, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, इस पे मतलब डिस्कशन कर चुके हैं कि ये क्यों हर साल सेम होता है। इसके अंदर हम ये वाली अमाउंट ऐड करते हैं, और ये वाली अमाउंट भी एक्चुअली मैं इसमें ऐड ही करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये नेगेटिव में, तो मेरे पास ये आ गया। अब एयर सेकंड का सिमिलर है कि एयर सेकंड का स्टार्टिंग बैलेंस वुड बी द एंडिंग बैलेंस ऑफ एयर फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। देन मैं इसकी सेट कर देता हूँ कि ये इसकी सही है ना, यानी पिछले वाले आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ ईयर का ये 8.08% ले, सही है। यहाँ पर भी मैं यही चाहता हूँ कि इसी तरह ये नीचे कैलकुलेशन करे, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं यही चाहता हूँ कि ये एयर थर्ड का जो बिगनिंग बैलेंस है ये एयर सेकंड का एंडिंग बैलेंस हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 10 मिलियन का लोन था, उप्स, यहाँ पर जो हमारा 10 मिलियन का लोन था, ये यहाँ पर हमारे पास 3 सालों के बाद बढ़ के इंटरेस्ट कंपोनेंट इसके अंदर ऐड हो के ये 11 मिलियन हो चुका हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें जर्नल एंट्रीज बनानी थी, तो लॉजिकली हमें सबसे पहले एक एंट्री बनानी चाहिए थी जिसके अंदर हम क्या करते, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल एसेट को हम डेबिट करते, इसको हम डेबिट करेंगे, और हम कैश को क्रेडिट करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे, सही है। कितने अमाउंट से, उतने ही अमाउंट से जितने अमाउंट में हमने इसको क्या किया है, लोन दिया है ना। तो दैट इज इक्वल टू दिस 10 मिलियन, यानी 10,000 मैंने इसको लिखा है 3 जीरोस कम करके। ये हमारी पहली एंट्री आ गई, सही है। अब फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की हमें क्या क्या करना है, हमें ये इंटरेस्ट इनकम की एंट्री बनानी है, कितना इंटरेस्ट हमने दे दिया है वो एंट्री बनानी है, और कितना इंटरेस्ट अभी हम लेंगे यानी वो हमारा फाइनेंशियल एसेट है ये बताना, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा पॉज करके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है ताकि आपका टाइम सेव हो। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना, दैट इज इक्वल टू दिस अमाउंट, ठीक है। जो कैश हम पे कर चुके हैं दैट इज 500, ये इंटरेस्ट रिसीव हो गया ना, दिस मीन्स दैट this is received, okay. So what's remaining of these two will be our uh, amount जो हमें मिलनी है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर 308 जो है हमारा, that is the financial asset which is yet to be received, ठीक है। अब आगे भी हम यही करेंगे कि यहाँ पर हम ये रख देंगे, सही है। यहाँ पर 500 आ जाएगा, और ये जो है ये हमारा जितना हमने रिसीव कर लिया वो टोटल इंटरेस्ट इनकम से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा अभी रिसीवेबल, ठीक है, ईयर सेकंड का फाइनेंशियल एसेट है ना। ये यहाँ आ गया, यहाँ हम अगेन 500 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें से ये वाली अमाउंट माइनस कर देंगे, और एट द थर्ड ईयर हमें हमें ये लोन अमाउंट जो है ये वापस भी तो करनी है, इसको रिडीम भी तो करना है, तो देन उसकी एंट्री क्या बनेगी, ये जो ऊपर हमने लिया था ना इसका रिवर्सल बन जाएगा। यानी यानी जो मैं कह रहा हूं कि कैश आ जाएगा हमारे पास, कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और जो फाइनेंशियल एसेट है वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज कितना, 11,000, ठीक है। ये 11,000 है, अबे यार क्या हो गया, 11,000 है ये, और ये भी 11,000 है, ठीक है। तो एक कंपनी ने लोन दिया था, तो हमारे पास से कैश गया था, ठीक है। अब जब लोन कंपनी रीपे करेगी, कंपनी को रीपे किया जाएगा, तो फाइनेंशियल एसेट हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी अब देर इज नथिंग फॉर अस टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम फॉर अस बिकॉज वी हैव रिडीम इट ना, वी हैव एक्चुअली वी हैव बीन रीपेड दिस अमाउंट जो यहाँ पर लिखा हुआ था एट द एंड ऑफ 3 years, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर, इसको देखते हैं। ये मैंने पहले से
तैयार करके रखा हुआ है। सो ओवाइडा को issued 10 million 5% loan notes on 1st of January 2001 incurring 2 लाख की issuance cost. These loan notes are repayable at a premium of 1%, सॉरी 1 million, ठीक है। सही है, मतलब जो हमें हमने 10 मिलियन का लोन इशू किया है, ये जब हम पे बैक करेंगे तो पे बैक हम कितने पे करेंगे, 1 मिलियन ऐड करके, यानी 11 मिलियन हम वापस करेंगे, ठीक है। ऑन 31st December 2003, तो ये हम खड़े हैं 1st January 2001 पे, और यहाँ पर 31st December 2003, यानी टोटल 3 साल हमने इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और इस पे हमें बेसिकली क्या देना होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। सही है। The effective interest rate is 8.85. Show how the interest expense will accrue over the 3 years. वही काम करना है। पहले हमने ये बताया था कि इंटरेस्ट इनकम हर साल हमें कित इंटरेस्ट इनकम का हर साल क्या हिसाब है, या हम ये बताएंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का हर साल क्या हिसाब है, ठीक है। इशू किया है मतलब पैसा आया है आपके पास, कितना पैसा आया ये देखें। फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी कैश डेबिट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। ये 10,000 है, और ये भी हमारे पास 10,000 होगा, ठीक है। देन देन यहाँ पर एक और चीज़ है कि इशू इनकरिंग 2 लाख की इशू कॉस्ट, ठीक है, तो ये भी इधर ही आएगा। इशू कॉस्ट हमें कितनी लगी है, 2 लाख की ना, तो 200 मैं यहाँ लिखूंगा। और ऑफ कोर्स मैंने फाइनेंशियल लाइबिलिटी को अक्वायर करने के लिए ये कॉस्ट पे की है, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट होगी। और जो हमारा कैश है, सिंस हमने पे किया हुआ है, सो दिस विल बी क्रेडिटेड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, ओ सॉरी आज की डेट में, यानी कि नाउ ईयर जीरो पे, वो कितना है, वो मेरे पास है दिस अमाउंट, सॉरी दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, ठीक है। क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट हो रहा है ना, ऊपर क्रेडिट हो रहा है नीचे डेबिट हो रहा है। तो आपको पैसे मिल देखो, आपको पैसे मिले हैं 10 मिलियन, ठीक है। 2 लाख आपने उस उन्हीं पैसों को अक्वायर करने के लिए लगा दिए, ठीक है। तो टोटल पैसे आपके पास कितने आए, 9 मिलियन और 8 लाख, यही आया ना, 9.8 मिलियन। सो इसमें इसमें इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ईयर जीरो पे यही होगा, फर्स्ट ईयर पे ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। इस पे हम लगाएंगे कितना सर, 8.85%, ठीक है। इसकी हम सेटिंग कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ तक। और जो इंटरेस्ट पे करेंगे, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है ये 9800 लिया है हमने, लेकिन जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 10 मिलियन। आपको 10 मिलियन जिसने आपको इशू किया है उसको कोई सरोकार नहीं है कि आपको कोई इशुएंस कॉस्ट आई है या नहीं आई, वो इस इशूइंग अमाउंट के ऊपर आपसे जो है ना वो चार्ज करेगा, ठीक है। यानी ये 5% जो आपको मिले हैं ना, 10 मिलियन, ठीक है, तो ये 10 मिलियन के ऊपर ही 5% लगेगा। 10 मिलियन के ऊपर 5% लगाया हमने, ठीक है। सिंस ये हमारे पास ये अमाउंट नेगेटिव होती है, तो ये हमारे पास इधर ऐसे आ गया। इसको ऐसे ड्रॉप डाउन कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको बता देते हैं कि इसमें ये वाला ऐड करो और ये वाला माइनस करो, ठीक है। और ये नीचे तक यही कि इसमें ये ऐड करें ये वाला माइनस करें। देन मैं इसको ये बताता हूँ कि ईयर सेकंड की जो स्टार्टिंग अमाउंट है दैट इज द एंडिंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, ये ऐसे हो जाएगा। एंड देन मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें आप कि जैसे उन्होंने कहा था कि द लोन नोट्स आर रीपेएबल एट अ प्रीमियम ऑफ 1%, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 1 मिलियन। तो ये 10 + 1 11 मिलियन की यहाँ पर हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 11 मिलियन का एंडिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। अब हम बारी बारी इसको देखते हैं कि हर साल हम जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है और जितना हमने इंटरेस्ट पे कर दिया हुआ है और कितना इंटरेस्ट पे करना हमारा बाकी है, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एंट्री पहले से बना के यहाँ रखी हुई है। यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस दैट इज दिस अमाउंट, ठीक है। ये जो नेगेटिव वाला है ये वही है जो हमने पे करके रखा हुआ है।
तो इसको मैं यहाँ पर 500 लिख देता हूँ. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू, सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम दिस वैल्यू, आई विल बी लेफ्ट विद दिस. ये मुझे अभी पे करना है, ठीक है. ये मेरा फर्स्ट ईयर का जो है ना, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ठीक है. यहाँ पर आता हूँ मैं सेकेंड ईयर के लिए. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने सेटल कर दिया है यहाँ पर सारी चीज़ें. सेकेंड ईयर की भी सिमिलर एंट्री बनाई है, थर्ड ईयर की भी सिमिलर एंट्री बनाई है, और ये जो अमाउंट्स हमने पे कर दिए हैं इसको हमने सिंस पे कर दिया है तो हमने कैश में क्रेडिट कर दिया है. जो पे करना बाकी है वो अभी हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ठीक है. और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमें ये वाला अमाउंट सेटल भी करना था. सो हमने ये पे बैक किए हैं पैसे, तो हमारी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो ख़त्म होगी. फाइनेंशियल लाइबिलिटी ख़त्म होने का मतलब है कि अब इस पर हमें कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं होगा, ठीक है. ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया डन. तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड इट आउट के ऑन 1 जनवरी. अच्छा, इस क्वेश्चन के आगे ना मैं एक लॉजिकल सवाल पूछूंगा, ठीक है. और कमेंट करके बताना, ठीक है, कि उसका आंसर किसको पता है. मैं देखना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स आप लोगों को कितनी आती है, ठीक है. सो इस क्वेश्चन के आखिर में मैं एक सवाल पूछूंगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ. इसके आखिर में मैं सवाल पूछूंगा, और मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि सब लोग कोशिश करेंगे एटलीस्ट जवाब देने के. बहुत सिंपल तरीन आंसर है, लेकिन बहुत कम लोग पिक कर पाएंगे, मुझे पता है. अच्छा, देखो सवाल पढ़ते हैं. ऑन 1 Jan 2002 LMN इशूड 2,008% डेट एट पार, ठीक है. 8% पे 2 मिलियन का लोन जो है ना वो हमने लिया है, ठीक है. वी आर द LMN एंड वी हैव इशूड 2 मिलियन 8% डेट एट पार. द डेट इज रीपेएबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20% 4 years आफ्टर द इशू, ठीक है. मतलब इस ये जो है ना, ये 20%, यानी ये देखो रीपेमेंट मैंने कैलकुलेट करके आपके लिए रखी हुई है. हम इसकी एंट्री जो बनाएंगे ना, देखो इशू किया, कैश आया, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी जनरेट हो गई. जब फाइनेंशियल लाइबिलिटी जनरेट हो गई तो इसका मतलब है हमें इसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ेंगी. ठीक हो गया, तो हमें पता चल गया कि ये इंटरेस्ट पेमेंट वाला सवाल है, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ये रीपेएबल अमाउंट है. तो जो रीपेएबल अमाउंट है हमारे पास, दैट इज, उन्होंने कहा था डेट इज रीपेएबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ना. तो मैंने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास रीपेमेंट की अमाउंट आ गई, ठीक है. effective interest rate of debt is 12%. Show how the interest expense will accrue over the 3 years. Over the 3 years, over the 4 years. अच्छा, हो सकता है ये इधर कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई हो लिखने में. 4 साल होंगे ना, सिंस हमने इसको 4 साल होल्ड करके रखा है, तो 4 साल तक हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को बेयर करेंगे ना. सॉरी. हम यहाँ पर देखते हैं ईयर जीरो पर ये आ जाएगा, ठीक है. ईयर जीरो पर हम जो है ना कुछ भी नहीं करते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर जीरो विल बी सेम एज द स्टार्ट ऑफ द ईयर. सो ये मैं रखूंगा, ये हो गया, ठीक है. इसके ऊपर कितना अफेक्टिव रेट कितना है हमारा, अफेक्टिव रेट दैट इज गिवन इज 12%. सो आई विल राइट 12%, ठीक है. मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ वैल्यू हो एट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इसका ये 12% करे. तो मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ नीचे. इंटरेस्ट पेमेंट्स दैट इज 8%. सो मैं जो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, एक्चुअली मैं लिख देता हूँ, टाइम्स, ये मैं माइनस का साइन इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि ये शो करने के लिए कि हमने पे कर दिया हुआ है, ठीक है. 0.08, ये हमारे पास आ गया 160. अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये करे कि इन दोनों को ऐड करे और इसको माइनस कर दे, सही है. और मैं चाहता हूँ कि ये सेम प्रोसेस ये यहाँ तक करता रहे. मैं ये चाहता हूँ कि ईयर टू का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज द एंडिंग बैलेंस ऑफ ईयर नंबर वन, ठीक है. इसको मैं चाहता हूँ ये तरीका यहाँ तक चलता रहे, और ये मैं चाहता हूँ कि दिस कंटिन्यूज डाउन टिल हेयर.
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तकरीबन तकरीबन हमारे पास आ गया है, दैट इज 24 मिलियन। ठीक है। अब जो मेरा सवाल है आप लोगों से वो ये है कि 20 मिलियन, ये जो हमारे पास 2.4 था, हमारे पास 2.4 मिलियन पे था ना, 2400, ये वैल्यू यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बन गई है, इतने की टेंशन नहीं लेनी है, ये बन गई है हमारी वैल्यू। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये कैलकुलेशन तो मैंने की है 2000 से, अब ये 2400 इसको कैसे पता? मतलब ये कैलकुलेशन तो मैं कर रहा हूँ ना, इसको कैसे पता 2400 बनना है? पिछले सवाल में भी यही था, उन्होंने बोला था कि 11 मिलियन पे रिडीम हो रहा है, 11 मिलियन पे रिडीम हो रहा है, यही बोला था ना। और जो इशूइंग अमाउंट थी दैट वाज 10 मिलियन। तो ये इसको कैसे पता चलता है, ये खुद ब खुद जो हमें रिडेम्पशन अमाउंट है इसके ऊपर कैसे ले जाता है ये वाला सिस्टम? ये आप लोगों से सवाल है, इसका जवाब देना है आपने। ठीक है। और चलो, जो जवाब देगा ना अपना नाम लिख के, मैं उसको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दे दूंगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे पता चले कि मैथमेटिकल स्किल्स कितनी है आप लोगों की। बहुत सिंपल तरीन जवाब है। खैर, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम एंट्रीज बनाते हैं। तो मैंने पॉज करके ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ पर एंट्रीज की फॉर्म में इसको बना दिया हुआ है। देख सकते हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वही एंट्रीज है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारा। ठीक है। और ये कैश हमने पे कर दिया, और ये जो हमारा ये इनका डिफरेंस एक्चुअली इन दोनों अमाउंट्स का, दैट इज अवर फाइनेंशियल लाइबिलिटी ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दिस इज ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ड्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, और एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हमने ये पैसे वापस कर दिए। अच्छा, एक काम करो, अगर आप चाहते हो ना कि यहाँ पर पूरा 2400 लिखो तो लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। यहाँ पर पूरा 2400 लिख दो, लेकिन फिर ये अफेक्टिव रेट की जो मतलब नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, इसकी वर्किंग में थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि इसमें से तुम्हें ये चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, और ये चीज़ इसमें तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये यहाँ पर 2400 आ जाएगा, ये एक एडजस्टमेंट होती है, हम इसमें करते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है। बहरहाल, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ये कि इसको कैसे पता चलता है कि यहाँ तक या इसके करीब करीब जाना है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि, अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक गड़बड़ थी, वो ये कि यहाँ पर जो अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था ना, ये गलत था। तो मैंने यहाँ पर ये अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दोबारा कैलकुलेट किया है। तो आईआरआर वाले मेथड से जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ रहा है हमारा, दैट इज 8.11%। ठीक है। तो हम 8.11% को यहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो पढ़ते हैं सवाल कि ऑन 1 जुलाई 2007 अ कंपनी परचेज्ड अ 5 ईयर लोन नोट। कंपनी ने लोन नोट परचेज किया है, इसका मतलब है कि लोन नोट इज द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द कंपनी, और इस लोन नोट के अगेंस्ट हमने पैसे दिए होंगे। जब हम पैसे देते हैं तो हमारे पैसे हमें इंटरेस्ट इनकम जनरेट करके देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, विद अ पार वैल्यू ऑफ 7 मिलियन। ठीक है। द इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड एट अ एट अ 12% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है 12% डिस्काउंट पे। ठीक है। एंड इट विल बी रिडीम्ड एट पार। हमने खरीदी है डिस्काउंट पे, लेकिन रिडीम होगी पार के ऊपर। ठीक है। ये चीज़ याद रखना, यानी यहाँ पर जो हमारे पास एंड पे बैलेंस बनेगा दैट वुड बी 7,000। हाउ एवर द ओपनिंग बैलेंस हेयर वुड बी इक्वल टू द डिस्काउंटेड परचेज प्राइस। ठीक है। तो डिस्काउंट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने कैसे निकाली है कि ये देखो, हमारे पास 12% डिस्काउंट पे हमने लिया था ना, तो 100% में से मैंने डिस्काउंट का फैक्टर निकाला है। ठीक है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर डिस्काउंट का फैक्टर शामिल किया है, क्योंकि ये कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट में बेसिकली मैंने 0.12 100% में से माइनस कर दिया। ठीक है। तो 7,000 टाइम्स 0.88 मेरे पास ये आ गया। हम इसको यहाँ ओपनिंग रखते हैं। अच्छा, लोन का जो कूपन रेट है दैट इज़ 5% ना, और अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये गलत है, क्योंकि ये जब मैंने यूज़ किया था ना, तो यहाँ वैल्यू मेरे पास बहुत कम बन रही थी, यानी 7,000 आनी चाहिए थी ना, तो ये 65,000, 7,000 आनी चाहिए थी, तो 6,500 तक आ रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि शायद इंटरेस्ट रेट आईआरआर का यहाँ पर
मसला हो, तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो वाकई ये मसला था। एनीवेज, हम यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं, हम इसको बोलते हैं कि दिस स्टार्टिंग इज दिस एंडिंग। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर यही ऐसी कैलकुलेशन करें कि स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर इज द एंडिंग ऑफ दिस फर्स्ट ईयर। ठीक है, एनीवेज हम यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट इनकम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ सर, 8.11 के साथ, 8.11%। ठीक है, ये हम चाहते हैं कि ये यहाँ तक काम चलता रहे कि, और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड जो हमें रिसीव हो जाएगी वो है हमारे पास 7,000 का, कितना, 7,000 का 5% ना, 350। मैं चाहता हूँ ये वैल्यू नीचे तक चलती रहे, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि द सॉफ्टवेयर एड्स दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट्स दिस वैल्यू, और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला नीचे तक कायम और दायम रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी तकरीबन तकरीबन 7,000 की अमाउंट बन चुकी हुई है। ठीक है, वी स्टार्टेड एट 6160 एंड वी एंडिंग एट 7069। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इसको एडजस्ट करें 7,000 पे, तो हमारी मैम ने ये सिखाया था कि इसको इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, व्हाट दिस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जो 350 वाला है ना, वो मैं चाहता हूँ इसके अंदर प्लस हो, लेकिन सिंस ये मैंने यहाँ नेगेटिव लिखी हुई है तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन लिख के मैं ये अमाउंट डालूंगा ना जब, तो दैट वुड बी रिगार्डेड एज अ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, समझ में आ गया अब। अच्छा, मुझे लॉजिकली सबसे पहले ये एंट्री बनानी चाहिए थी फिक्स्ड एसेट की। मैंने लिया कितने का, डिस्काउंट पे लिया ना, तो इस कॉस्ट पे लिया होगा। ठीक है, इसी कॉस्ट पे लिया है। और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने कैश पे कितना कर दिया हुआ है, यहाँ पर हमने कैश पे कर दिया 350। ये इंटरेस्ट अक्रूइंग की एंट्रीज है ना, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में यही पूछेंगी थी कुछ, इंटरेस्ट के कैसे अक्रू होता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कितना अक्रू होता है। ठीक है, सो वी आर डूइंग दैट। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ये आपको पता है कैसे करते हैं, मैं इसको पॉज करके ना कर देता हूँ। देखो, ये हमारा टोटल इनकम है, ये हमने जो कैश की सूरत में पे कर दिया है वो है, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारा फाइनेंशियल एसेट होगा, जो हमें क्या करना है, जो वो हमारा फाइनेंशियल एसेट है, यानी वो हमारा रिसीवेबल है। ठीक है, वो हमें बाद में रिसीव होगा। मैं इसको पॉज करता हूँ और मैं ये जल्दी से वैल्यूज फिल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको फिल कर दिया हुआ है, दिस इज अवर इंटरेस्ट इनकम। तो इनकम क्रेडिट होती है, मैंने क्रेडिट कर दिया, और ये जो मुझे रिसीव हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ कैश ही हुई होगी ऑब्वियसली, तो मैंने यहाँ कैश को डेबिट किया, और जो रिसीवेबल है मेरा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दैट इज दिस वैल्यू, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दैट इज दिस, थर्ड ईयर दिस, फोर्थ ईयर दिस, और 5 ईयर दिस। ठीक है, तो हमारा एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर जो रिडीम, यानी कि जब हम पैसे वापस करेंगे, जब ये वाला हमारा जो लोन नोट है वो हम रिडीम कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो पैसे हैं वो कितने आ जाएंगे, 7,000। ठीक है, और सिंस ये एसेट अब हमारा ख़त्म हो जाएगा, सो दिस कैश generating unit will go to an end and this will stop generating interest income for us। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बस हो गया, इसमें और क्या है, कुछ भी नहीं। बाकी यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका जवाब लाजमी दीजिएगा कि इसको कैसे पता कि 2,000 को 2,400 तक ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मैं, ठीक है, मुझे बताना, मैं वेट करूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।